हाय दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल के बारे में। तो स्टेम सेल्स आर सेल टाइप्स which can divide and self-renew, and eventually they can also differentiate into several lineages. तो स्टेम सेल्स का यूनिक प्रॉपर्टी होता है सेल्फ रिन्यूअल, एंड ज़रूरत पड़ने पे वो डिफरेंट लीनिएजेस में डिफरेंशिएट भी हो सकता है। तो आज ये वीडियो में हम लोग स्टेम सेल्स का यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे स्टेम सेल्स कैसे सेल्फ रिन्यू करते हैं और स्टेम सेल्स का यूटिलिटी क्या है बायोमेडिकल रिसर्च में। बट उसके पहले गाइस आपको बोलना चाहता हूँ कि JNU-CEB या फिर गैट बी 2020 का जो नया सिलेबस है उसमें स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गैट बी 2020 के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि हम लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जैसे कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल, क्या होता है ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल? तो मानो एक बेबी जब मदर के वूम में डेवलप कर रहा है तो उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है, राइट? जैसे कि एम्ब्रियोनिक सेल्स जो कि एम्ब्रियो से डेवलप होता है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स जैसे कि प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो कि मदर के बॉडी का पार्ट होता है, राइट? तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल जो होता है वो सारे के सारे सेल टाइप बना सकता है, मतलब पूरा एम्ब्रियो का बॉडी का भी और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे कि प्लासेंटल सेल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका सेल्स को भी बनाने लायक है। तो ऐसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता कौन है, मतलब उसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल can also give rise to several cell types which make up the body of the embryo, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल नहीं बना सकता है। सो टोटीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में यही डिफरेंस है कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को भी बना सकता है लेकिन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वो नहीं कर सकता है। तो पोटेंसी का मामला में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लेस पोटेंट है। तो मान लीजिए क्वेटिस के बारे में, क्वेटिस के बाद दे वुड बी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, राइट? और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट सेल पैदा होता है वो है जाइगोट। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस में सेल डिवीजन होता है और सेल मोरूला बना देता है। उसके बाद मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, राइट? सो दिस ब्लास्टोसिस्ट इज एक्चुअली अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट का अंदर जो सेल्स होता है वही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है। और टोटीपोटेंट सेल कौन सा वाला होता है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है जाइगोट, जो कि बहुत ही ट्रांजिएंट है। उसमें कैपेबिलिटी है कि एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स को भी बना सकता है। लेकिन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है अपना ब्लास्टोसिस्ट। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल तो हमको पता चल गया। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। Multipotent stem cell also can divide in more than one lineages, but they are very limited. जैसे adult stem cell, जैसे आप सोच लो कि हमारा जो हिमैटोपोइटिक सिस्टम है, हिमैटोपोइटिक सिस्टम में लिम्फॉइड प्रोजेनिटर, माइलॉइड प्रोजेनिटर, ये सारे के सारे मल्टीपोटेंट है क्योंकि कुछ ही स्पेसिफिक सेल टाइप्स में वो डिवाइड कर सकता है। जैसे कि माइलॉइड प्रोजेनिटर से बन जाता है आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ऐसे, राइट? तो कुछ डिफाइंड सेल टाइप्स ही बनते हैं उससे। तो उसका पोटेंसी टोटीपोटेंट स्टेम सेल से बहुत बहुत ही कम है। तो अभी बात करते प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेम सेल के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो उसको यूनिक बनाता है इज देयर अनस्पेशलाइज्ड, मतलब वो किसी स्पेसिफिक लीनिएज में कमिटेड नहीं है, वो अनस्पेशलाइज्ड है, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है, वो कुछ भी बन सकता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और ये सेल्फ रिन्यू भी कर सकता है, मतलब अपना खुद का नंबर को वो इंक्रीज कर सकता है बिना डिफरेंशिएट होके। लेकिन समय आने पर और स्पेसिफिक कंडीशन में वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है स्पेसिफिक लीनिएज पे, जैसे न्यूरॉन, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स एट्सेट्रा। तो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि मतलब स्टेम सेल्स जो है उसका ये प्रोलिफरेशन कैपेसिटी किसकी वजह से रेगुलेट होता है और कैसे वो अपने आप को बिना डिफरेंशिएट किए इतना देर तक सेल्फ रिन्यू कर सकता है। और यही क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते आ गया स्टेम सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और अभी भी ये एक एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है बायोमेडिकल साइंसेस में।
मान लीजिए हमारा स्किन तो हमेशा डैमेज्ड होता है, राइट? मानो कि बाहर का पोल्यूशन की वजह से या फिर कोई इंजरी की वजह से, लेकिन अपना स्किन का जो स्टेम सेल है वही स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, राइट, हमारा फिजियोलॉजी के लिए। तो देख लेते हैं बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्टेम सेल्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेम सेल्स इन आवर ब्रेन, राइट? स्टेम सेल से ही बनता है न्यूरॉन या फिर ग्लिया या फिर अदर सेल पॉपुलेशंस जो कि अपना हमारा ब्रेन में पाया जाता है। हिमैटोपोएटिक सिस्टम का तो आपको सबको मालूम है, क्योंकि हिमैटोपोएटिक सिस्टम से ही बनता है हमारा ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। उसको छोड़ के भी हमारा इंटेस्टाइन में काफ़ी सारा स्टेम सेल है, और रीजनरेशन के मामले में इंटेस्टाइन में रीजनरेशन का फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसको छोड़ के मसल पे या फिर स्किन पे स्टेम सेल रहता है, और सारे का सारे स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट नहीं होता है। जैसे कि हिमैटोपोएसिस सिस्टम में हिमैटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल भी है और मल्टीपोटेंट सेल्स भी है, जो बना देता है अपना लिम्फोसाइट्स एंड ऑल्सो द ब्लड सेल्स, राइट गाइज? तो अभी देखते हैं लैब में स्टेम सेल कल्चर्स कैसे किया जाता है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है। मतलब 3-5 दिन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के 3 से 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, राइट? तो पहले रहता है वो जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, एंड ऐसे डिवाइड करते करते वो अल्टीमेटली बना देता है ब्लास्टोसिस्ट। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट साइंटिस्ट को मिलते हैं, वही ब्लास्टोसिस्ट लेके उनका इनर सेल मास को साइंटिस्ट निकाल लेते हैं। सो इनर सेल मास कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्टेम सेल कल्चर। उसके बाद इनर सेल मास को डिसोसिएट करके डाल देते हैं एक कल्चर पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कल्चर में पहले एक फीडर लेयर दिया जाता है एम्ब्रियोनिक फाइब्रोब्लास्ट के, जो स्टेम सेल को सपोर्ट करता है। उसके बाद स्टेम सेल लेयर उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और स्टेम सेल्स कॉलोनी फॉर्म कर लेता है ये फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर। ऐसे ही स्टेम सेल्स लैब में कल्चर किया जाता है। तो स्टेम सेल्स ब्रॉडली दोनों तरह का हो सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि एम्ब्रियो से डिराइव्ड है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो पैदा हुआ है उस एम्ब्रियो का लाइक ब्लास्टोसिस स्टेज से इनर सेल मास लेके हम लोगों ने बना दिया क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, राइट? ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। लेकिन स्टेम सेल का फेट इंड्यूस्ड भी किया जा सकता है। मतलब कोई भी एक सेल बॉडी का ले लो, जैसे कि स्किन सेल ले लो, उसको आप स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोग्राम के द्वारा स्टेम सेल बना भी सकते हो, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं स्टेम सेल का फेट क्या होता है। स्टेम सेल डिफरेंशिएट करने पे बहुत कुछ बन सकता है, जैसे लिवर हेपेटोसाइट, रेटिनल न्यूरॉन्स, मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, कुछ भी बन सकता है स्टेम सेल। जैसे आप उनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्लू दोगे या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दोगे, वो वैसे लिनिएज पे डिफरेंशिएट होगा। यही सबसे खास बात है स्टेम सेल के बारे में, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है बायोमेडिकल रिसर्च या फिर स्टेम सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो स्टेम सेल का यूज़ देख लेते हैं। स्टेम सेल का यूज़ ब्रॉडली सेल थेरापीज में है, ड्रग टारगेटिंग में है, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग, ऑब्वियसली बायोमेडिकल रिसर्च में तो इसका एप्लीकेशन है ही। तो अभी बहुत सारे डिजीजेस के लिए स्टेम सेल थेरेपी इज़ यूज्ड। तो पूरा वर्ल्ड में आजकल बहुत ही ज़्यादा स्टेम सेल थेरेपी का यूसेज चालू हो गया है, और इसमें काफ़ी फ़ायदा भी है। तो चलिए देख लेते हैं एक हाइपोथेटिकल थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो मानो कि ये इंडिविजुअल ल्यूकीमिया का पेशेंट है, तो इसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ब्लड सेल्स एबनॉर्मल बन रहे हैं। तो कैसे इसको ट्रीट किया जाए? तो इट इज़ पॉसिबल कि उसका ब्लड सेल को निकाल के फैक्ट से सॉर्ट करके जो ब्लड सेल टाइप डिफेक्टिव है उसको अलग से ले लो। अभी जेनेटिक्स का इम्प्रूवमेंट के साथ साथ क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, उससे शायद हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग क्रिस्पर एडिट करेंगे। क्रिस्पर एडिट करके वो फॉल्ट को हम लोग ठीक कर दे सकते हैं, और इवेंचुअली उसी स्टेम सेल जिसमें क्रिस्पर एडिटिंग हुआ है उसका कॉलोनी को हम ग्रो कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं और वापस डाल सकते हैं पेशेंट में। पेशेंट का खुद का सेल ही हम लोग मॉडिफाई करके उस पर ही डाल रहे।
तो इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन नहीं समझेगा, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन ये थेरेपी का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो स्टेम सेल यूनिक क्यों होता है वो हम लोग थोड़ा सोचने का कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेम सेल में यूनिक सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस होता है जो कि बाकी सेल्स में नहीं होता है। ऑब्वियसली स्टेम सेल जो बाकी सेल से इंटरेक्ट करता है वो भी डिफरेंट वे में करता है। उसको छोड़ के स्टेम सेल का क्रोमैटिन लैंडस्केप, स्टेम सेल का जीन रेगुलेशन नेटवर्क्स, ये सब भी यूनिक है और एक्टिव रिसर्च के अंडर है अभी। नाउ स्टेम सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है, वो भी प्रिटी डिस्टिंक्ट है बाकी कोई भी सेल के हिसाब से। तो मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक लैंडस्केप, इंटरेक्शन विद अदर सेल्स, ये सारे प्रॉपर्टीज स्टेम सेल को एक यूनिक सेल टाइप बनाता है और सेल्फ रिन्यूअल का प्रॉपर्टी स्टेम सेल में इंक्लूड करता है। और इसीलिए स्टेम सेल इतना खास है और बायोमेडिकल रिसर्च में इतना इंपॉर्टेंस गेन किया है। सो आई होप आपको ये ओवरव्यू बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस। थैंक यू।